आज का ये टॉपिक बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास या स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड या कॉलेज लेवल के लिए हो। जिस किसी को भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है उसको ये टॉपिक सीखना होगा। अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को रट्टा मार पद्धति से तैयार करते हैं। रट्टा मारते हैं, कितना रट्टा मारेंगे, कितना रटेंगे आप। उससे बेटर ये है कि आप क्वेश्चन से आंसर बनाना सीख लें। और आज मेरी कोशिश वही है। ज़्यादातर आंसर का हिस्सा आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाता है। जब कभी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उस आंसर का ज़्यादातर पार्ट क्वेश्चन में ही होता है। बस आपको ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उस क्वेश्चन के हिस्से को आंसर में यूज कर लें। ये आपके अनसीन पैसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके सीन पैसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस लर्न करके उनके आंसर्स कहीं लिखने हैं जिसमें आपके सामने ना तो पैसेज होता है ना उसमें से क्वेश्चंस फाइंड करने का कोई जरिया होता है, आपको लर्न करने होते हैं, याद करने होते हैं क्वेश्चंस, उस मामले में आपको ये बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक। मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिसमें ज़्यादातर पार्ट आंसर का आपके क्वेश्चन में मिलेगा। आपको एक तरीका सीखना है कि क्वेश्चन में से आंसर को ढूंढकर कैसे काम में लिया जाए। थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी जिसको हम कह सकते हैं कि याद रखनी पड़ेंगी। बाकी आप क्वेश्चन में से ही बना सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस जो हाँ या ना में यानी यस और नो में जिनका आंसर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से पूछूं इज़ योर नेम रोहित, आपका नाम रोहित है क्या? अगर उसका नाम रोहित है तो वो कहेगा यस माय नेम इज़ रोहित, और अगर नहीं है तो नो माय नेम इज़ नॉट रोहित। कहने का मतलब उसको अपने पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इनको कहते हैं यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आमतौर पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड्स यानी वो वर्ड्स जिनमें W और H दोनों आता है। जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हु कौन या किसने, ये सब जो WH वर्ड्स हैं, हाउ कैसे, इनका यूज अगर शुरू में हो और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो वो क्वेश्चन WH वर्ड वाला क्वेश्चन होता है। और उसका आंसर में आप यस या नो से काम नहीं चला सकते। आपको अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप याद नहीं रख सकते, और याद रखेंगे तो कितने क्वेश्चंस की याद रखेंगे। उसके बजाय आप एक मेथड ये सीख लें। अभी हम शुरू करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा, और जब मैं ये आपको कराऊंगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपको क्वेश्चन से आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और रट्टा मार पद्धति से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका पीछा छूट जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वेयर वाज ही लिविंग व्हेन हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी एज अ कर्नल। इस क्वेश्चन को मैंने इतना लंबा जानबूझ के बनाया है। मैंने अभी बैठ के सोचे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जिसमें आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब आप देखिए, वेयर वाज ही लिविंग, वो कहाँ रह रहा था, व्हेन हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी एज अ कर्नल, जब उसके पिताजी इंडियन आर्मी से एक कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए। अब आप देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आप पूरा याद करने जाएंगे तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपको 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो WH वर्ड है उसको जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे, WH वर्ड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो क्वेश्चन ही रहेगा, वो कभी भी आंसर बन नहीं सकता। एक बार फिर सुन लीजिए, जब तक आप WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड है, व्हाट है, व्हेन है, हु है, विच है, हाउ है, वेयर है, इन सब को जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन आंसर बन ही नहीं सकता। तो पहला काम, हम WH वर्ड को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। सब्जेक्ट कौन है इसमें, काम को करने वाला कौन है, कौन रह रहा था, वेयर वाज ही लिविंग,
वाज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और लिविंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को रिमूव कर देंगे, यानी ये WH वर्ड हटेगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ही, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज बाद में जाएगी, वाज, फिर है लिविंग, वो की वो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही वाज लिविंग। अब देखिए, हमको मैंने कहा था एक या दो वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। आप सपोज कीजिए कि जब उसके पिताजी रिटायर हुए तब वो जयपुर में रह रहा था, या दिल्ली में रह रहा था, या पुणे में रह रहा था। कोई भी एक आप इमेजिन कर लीजिए। आंसर इसका ये है कि पुणे में रहता था। तो वेयर वाज ही लिविंग में हमने वेयर को रिमूव कर दिया, वाज हेल्पिंग वर्ब उसको ही के बाद लेके आ गए, और फिर लिविंग हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वेयर वाज ही लिविंग का बन गया ही वाज लिविंग, वेयर हट गया, वाज ही के बाद गया, ही वाज लिविंग इन पुणे। अब आपको सिर्फ इतना ही तरीका करना था। क्या करना था, WH वर्ड को हटाना था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाना था। ये कर दिया आपने, WH वर्ड हटाया, हेल्प सब्जेक्ट है ही को शुरू में लाए तो H कैपिटल हो गया, और वाज हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई, फिर मेन वर्ब आ गई, और हमने वो जगह बता दी। कौन सी जगह, पुणे। ही वाज लिविंग इन पुणे। आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी ही वाज लिविंग इन पुणे व्हेन हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी एज ए कर्नल। समझ गए होंगे शायद आप। अब आप देखिए कि अगर आपको रट्टा मार पद्धति से ये आंसर रटना पड़ता इतना लंबा, तो कितना रटना पड़ता। और ये एक सिंपल मेथड है, ही वाज लिविंग इन पुणे व्हेन हिज फादर retired from the Indian Army, retired from the Indian Army, as a कर्नल। ये कर्नल बोला जाएगा, लिखा जाएगा कॉलोनियल, एज ए कर्नल। अब आपका इतना लंबा आंसर है ये, अगर आप रटने लगेंगे, इसको याद करने लगेंगे, रट्टा मारेंगे, तो आपको इतना ये 3 लाइंस याद करनी पड़ेंगी। ही वाज लिविंग इन पुणे व्हेन हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी एज ए कर्नल। अगर आपने इसका मेथड सीख लिया आंसर बनाने का, तो आपको सिर्फ हर क्वेश्चन में यही नियम लागू होगा, WH वर्ड को रिमूव करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड के अलावा कोई भी है तो उसको सब्जेक्ट के बाद लाना है। सिर्फ डू, डज या डिड होगी तो क्या होगा वो भी आपको बता दूंगा मैं, कि डू होता है तो क्या होता है, डज होता है तो क्या होता है, और डिड होता है तो क्या। फिलहाल आप इतना समझिए ताकि आप ज़्यादा चीज़ों में उलझ के कंफ्यूज नहीं हो। फिलहाल इतना समझ लीजिए, WH वर्ड हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगी। हमने WH वर्ड वेयर को हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज थी, ये सब्जेक्ट के बाद चली गई ही के बाद, तो ये हो गया ही वाज। उसके बाद मेन वर्ब है वो आ जाएगी, ये आ गई लिविंग, ही वाज लिविंग। फिर हमको अपने पास से सिर्फ ये चीज बतानी थी, इन पुणे, इतना याद करना है, ही वाज लिविंग इन पुणे। आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया, व्हेन हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी एज ए कर्नल। बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे। ये था हमारा आंसर नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। वेयर का मतलब होता है कहां। कहां जब भी पूछा जाए तो हम कोई जगह बताएंगे। जगह हमने बता दी इन पुणे। जहां कहीं भी वेयर वाला क्वेश्चन हो उसमें हमको कोई जगह बतानी पड़ती है, इसमें पुणे आ गई। अगले क्वेश्चन में वाई आ रहा है। वाई के 2 मीनिंग होते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। आमतौर पर लोग वाई का मीनिंग एक बताते हैं, क्यों, लेकिन जब कभी आप क्वेश्चन से आंसर देते हैं तो इसके 2 मीनिंग मिलेंगे। एक तो वाई का मतलब क्यों, और दूसरा मीनिंग होता है किस लिए। वाई का दूसरा मीनिंग क्या है, किस लिए। क्यों जब आता है तो आपको कुछ रीजन बताना पड़ेगा, कारण। क्यों का मतलब कारण, और किस लिए, किस लिए मतलब किस काम के लिए, किस उद्देश्य से, किस पर्पज से, किस मकसद से। तो जब वाई का मतलब क्यों होगा
तब तो आप कोई रीजन बताएंगे, आंसर बिकॉज से होगा। और अगर वाई का मतलब किस लिए होगा तो आप उसमें कोई पर्पस बताएंगे, कोई उद्देश्य बताएंगे, कोई मकसद बताएंगे। चलिए मैं दोनों करके दिखाता हूं। यहां पे हॉस्पिटल जाने का एक कारण भी हो सकता है, हॉस्पिटल जाने का एक पर्पस भी हो सकता है, रीजन और पर्पस दोनों हो सकते हैं। एक बार को आप मान लीजिए, वाई डिड सी गो टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल क्यों गई? सीधा सा रीजन है, बीमार थी। आदमी बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा। तो इसमें वही बात आती है, WH वर्ड को रिमूव कर देंगे। यहां ये WH वर्ड हमारा वाई है, इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद डिड को भी हटाया जाएगा। मैंने अभी बताया था कि डू, डज या डिड के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगी, लेकिन डू, डज या डिड हो तो वो हट जाएगा। डू, डज या डिड हो तो वो हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी। डू जब हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डू है उसको रिमूव कर दीजिए, सेंटेंस पे आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डज है तो आप समझिए थोड़ा सा कि डज किससे बना है। डू में ES लगाने से, ये डू है, इसमें ES जोड़ा तो डज बना। इसका मतलब इसमें ES है। जब डज हटेगा तो डू तो हटाना था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डज हटा तो इसके साथ ES भी हट गया। इसलिए हम इस ES को जाने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी डज, यहां पे अगर डज होता तो इस डज को हटाते और ES जो है वो आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाता। लेकिन यहां हमारे पास डज नहीं है, डिड है। डिड जब होगा तो डू की सेकंड फॉर्म है डिड। डिड डू की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब जब ये डिड है, सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, तो यही उसको पास्ट टेंस बना रही है। और इसको जब हमने हटा दिया तो सेंटेंस को पास्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। बहुत आराम से आप समझ लीजिए। डज हटा तो डज के साथ हमने डू को तो हटाना ही था, लेकिन ई को हम नहीं हटने देंगे, ES को हम नहीं हटने देंगे, इसलिए हम ES वर्ब में लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन जब डिड हटाते हैं तो डिड सेकंड फॉर्म है, ये जब हटेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाएंगे। अब आप देखिए बहुत आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के, वाई हमने रिमूव कर दिया, वाई को हटा दिया, जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में WH वर्ड की जरूरत होती है, आंसर में WH वर्ड नहीं चाहिए। वाई को हमने रिमूव कर दिया। डिड को भी हमने रिमूव कर दिया। अगर आगे नोट होता सब्जेक्ट के बाद तो डिड रिमूव नहीं होता, वो कहां चला जाता, नोट से पहले। लेकिन आगे नोट नहीं है तो हम डिड को भी रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। यहां से डिड को हटाया तो बचा क्या हमारे पास, वाई भी हट गया, डिड भी हट गया। सेंटेंस आंसर कहां से शुरू होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा है सी। अब मैंने अभी बताया था कि जब डिड हटेगा तो आगे जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में थी, वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म थी और यही पास्ट टेंस बना रही थी, लेकिन इसको हमने हटा दिया। तो जब कभी भी WH वर्ड के बाद डिड हो तो WH वर्ड और डिड दोनों हटेंगे, लेकिन बाद में जो मेन वर्ब आ रही है वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी डिड हटने की वजह से। तो गो हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म बना देंगे वेंट, सी वेंट। फिर आगे ऐसा कैसा ये आ जाएगा, टू हॉस्पिटल, सी वेंट टू हॉस्पिटल। अब मैंने अभी आपको बताया था कि वाई के दो मीनिंग होते हैं, एक क्यों और दूसरा किस लिए। क्यों मीनिंग होता है तो हमको कारण बताना पड़ता है, और किस लिए होता है तो हमको पर्पस या मकसद या उद्देश्य बताना पड़ता है। तो सी वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने की दो बातें हो सकती हैं। एक तो कारण, अगर वो बीमार है तो कारण हो गया, और दूसरा पर्पस भी हो सकता है कि इलाज लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि उसका कारण था हॉस्पिटल जाने का। वाई को हम किस लिए नहीं मान के क्यों मानते हैं, तो WH वर्ड हट गया वाई। अब हमको जवाब देना है कि वो हॉस्पिटल क्यों गई थी, हमने वाई को क्यों माना। तो सी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज कारण बता रहे हैं हम, वाई कारण है, कारण पूछा गया है वाई में, तो हम उसका कारण बताएंगे, रीजन बताएंगे, पर्पस नहीं बताएंगे, पर्पस अगले आंसर में बताएंगे। हम अब रीजन बता रहे हैं, सी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सी वाज सिक, वो बीमार थी। ये एक कारण हो गया। ये हमने आंसर तब दिया जब हमने वाई को क्यों माना, वाई का मीनिंग हमने क्यों माना,
वाई का मीनिंग जब क्यों होगा तो हम उसका रीजन बताएंगे आंसर में, और वाई का मीनिंग जब किस लिए होगा तो हम पर्पस बताएंगे। यहाँ हमने रीजन बताया है, हॉस्पिटल जाने का रीजन है सी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज सी वाज सिक, वो हॉस्पिटल गई क्योंकि वो बीमार थी। अब चलिए ये मान लेते हैं कि इस वाई का मीनिंग किस लिए है, और जब वाई का मीनिंग किस लिए है तो हम रीजन नहीं बताएंगे, हम पर्पस बताएंगे, जाने का उद्देश्य बताएंगे, मकसद बताएंगे। चलिए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ये तो वैसा ही रहेगा, WH वर्ड वाई हटेगा, डिड भी हटेगा। डिड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में थी तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी, लेकिन जब डिड को हमने हटा दिया तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। तो हम फिर इसको देखते हैं, सी गो, डिड हटने से क्या बन जाएगी, वही सेकंड फॉर्म वेंट, सी वेंट, फिर यही आ जाएगा टू हॉस्पिटल, सी वेंट टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पे बिकॉज के बजाय रीजन जब हम बता रहे हैं तब तो बिकॉज बता रहे हैं, लेकिन अब जब पर्पस बताएंगे, हम उसका उद्देश्य बताएंगे, मकसद बताएंगे, तो बिकॉज के बजाय टू आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू कंसल्ट, टू कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए गई, टू कंसल्ट ए डॉक्टर। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, उनमें से किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए वो गई। ये हमारा पर्पस वाला आंसर हो गया। बहुत आराम से समझ गए होंगे। वाई के दो मीनिंग होते हैं, क्यों, जब इसका मीनिंग क्यों होगा तब तो हम कोई रीजन बताएंगे और आंसर बिकॉज से शुरू होगा, लेकिन जब वाई का मीनिंग किस लिए होता है तो हम इसमें पर्पस बताएंगे, और पर्पस जब बताएंगे तो आमतौर पर या तो टू से आंसर शुरू होगा या इन ऑर्डर टू से। सी वेंट टू हॉस्पिटल टू कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल गई, यानी इसमें के लिए है और इसमें है क्योंकि, क्योंकि वो बीमार थी। जब रीजन था तो हमने आंसर दिया क्योंकि वो बीमार थी, और जब पर्पस है तो हमने आंसर दिया डॉक्टर से मिलने के लिए, डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। ये दोनों आंसर इसके हो गए। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वन हमारा, इसमें है व्हेन डज ही रिटर्न फ्रॉम हिज ड्यूटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब डू होता है, डू हट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिड हटता है तो आगे मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म वो सेकंड फॉर्म बनती है, और डज हटता है तो SAIS आगे मेन वर्ब में लग जाता है। वैसा ही आ गया, व्हेन डज ही रिटर्न फ्रॉम हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी से कब लौटता है। कोई भी आदमी आमतौर पर शाम को ड्यूटी से लौटता है। ये हम इमेजिनरी क्वेश्चंस बना रहे हैं, हमारा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना नहीं, हमारा पर्पस है क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका सीखना। तो तरीका आप सीखेंगे, इसमें भी वही होगा। शुरू में WH वर्ड है व्हेन, मैंने बताया कि WH वर्ड हटेगा तभी आंसर बनेगा, तो व्हेन हटा देंगे। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड हो वो तो हट जाएगी, अगर आगे नोट नहीं है तो, अगर नोट है तो नोट से पहले चली जाएगी। डू डज या डिड है तो हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, बाकी कोई है तो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। अब यहाँ पे डज है, ये भी हेल्पिंग वर्ब डज हट जाएगी, लेकिन मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब तो डू है इसमें, उसके साथ ES लगने से डज बना है, तो हमारा मकसद हेल्पिंग वर्ब को हटाना था, डू को हटाना था, ES को साथ में नहीं हटाना था। तो हमने डज हटाया तो हम ये मान लेंगे कि डू तो हमको हटाना था, और ES हमने अपने पास रख लिया। वो कहाँ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगा। अगर वहां ES जुड़ना चाहिए तो ES जुड़ जाएगा, और S जुड़ना चाहिए तो S जुड़ जाएगा। वो मैंने टेंस में बताया था कि S कब लगता है और ES कब लगता है, यानी कौन सी वर्ब में S लगता है, कौन सी में ES लगता है। अब यहां देखिए, हमने WH वर्ड भी हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी हटा दी, तो आंसर कहां से शुरू होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा है ही से हमने आंसर शुरू किया। अब डज तो हमारा हट ही गया था, रिटर्न है, डज हटना था, मैंने कहा कि डज में से डू हटाना था, लेकिन ES को हम यूज करेंगे, SAIS को कहाँ यूज करेंगे, रिटर्न में, तो यानी मेन वर्ब में यूज करेंगे। मेन वर्ब हमारी है रिटर्न, ही रिटर्न्स, फिर आगे है फ्रॉम हिज ड्यूटी, ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ड्यूटी। ये आपको कुछ नहीं करना,
क्वेश्चन में ही मिल गया। मैंने बताया था ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल रही हैं, आपको सिर्फ तरीका सीखना है। सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हमने एस किसके साथ हटा दिया था, डू के साथ। डज हटाया तो उसके साथ ईएस हट गया था, इसलिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। रिटर्न में ईएस नहीं लगता, एस लगेगा, क्योंकि एस या ईएस उस मेन वर्ब में जुड़ता है, ईएस उस मेन वर्ब में जुड़ता है जिसके लास्ट में या तो एस आता हो या डबल एस आता हो या एस एच आता हो या सी एच हो या एक्स हो या ओ हो, उसमें ईएस लगेगा, बाकी सभी में एस लगेगा। तो इसमें ना तो लास्ट में एस है, रिटर्न में ना तो एस आ रहा है, ना डबल एस आ रहा है, ना एस एच, ना सी एच, ना एक्स, ना ओ, तो फिर इसमें ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ड्यूटी, इतना तो हमें क्वेश्चन में मिल गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इन द इवनिंग, शाम को लौटता है। अगर कोई टाइम है तो आप टाइम कर दीजिए, एट 5 PM, एट 6 PM, एट 5:30 PM, जो भी आप टाइम इसमें बताना चाहें वो बता सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया इसका, यानी WH वर्ड वेन हट गया था, डज भी हटा, डज हटा तो रिटर्न में एस लग गया। अगर रिटर्न की जगह गो होता तो उसमें ईएस लग जाता, क्योंकि उसमें लास्ट में ओ आ रहा था। हमें समझना यही है कि WH वर्ड हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड है तो उसको हटाएंगे। डू हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिड हटेगा तो आगे की मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, यानी जो फर्स्ट फॉर्म में है वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर डज हटेगा तो आगे मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू दे ओपन दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को कैसे खोलते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कोई तरीका, किस चीज़ से खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, कोई ना कोई तरीका होता है उसका, तब ये हाउ होता है। हाउ का मतलब तरीका, अकेला हाउ हो तो, हाउ मैनी हो तो कितने, हाउ मच हो तो कितना, लेकिन यहाँ हाउ सिर्फ तरीका पूछ रहा है। तो हाउ डू दे ओपन दिस बॉक्स वही होगा, हाउ WH वर्ड है हट जाएगा, डू हटेगा, और मैंने बताया था कि डू के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा का ऐसा हट जाएगा, ये हाउ डू हट जाएगा, दोनों हटेंगे। और हमारा आंसर शुरू होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा है दे, तो शुरू में दे आ जाएगा, दे। उसके बाद ओपन, मैंने बताया डू हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज हटता तो एस या ईएस लगता, डिड हटता तो सेकंड फॉर्म हो जाती, लेकिन डू हटा है तो ओपन जैसी है फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी रहेगी, दे ओपन, फिर आगे ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा, दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को खोलते हैं। अब चाबी से खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं, की से या स्क्रू ड्राइवर से, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, विद अ की, विद अ स्क्रू ड्राइवर। तो चाबी से खोलते हैं आमतौर पे, दे ओपन दिस बॉक्स विथ अ की, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटा के सिंपली फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे हमारे 4 क्वेश्चंस का आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम अभी आगे लिखेंगे, जगह नहीं है, इसके बाद मैं लिखता हूं और आपको समझाता हूं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मच मनी हैज ही स्पेंट, वो कितना पैसा खर्च कर चुका है। हाउ मच मनी हैज ही स्पेंट, मैंने अभी बताया था आपको कि हाउ का मतलब होता है कैसे, सिर्फ अकेला हाउ हो तो कैसे, हाउ मच हो तो कितना, कितना मतलब क्वांटिटी कितनी, मात्रा कितनी, गिनती की बात नहीं है, गिनती होगी तो मैनी से होगी। हाउ मच का मतलब कितना ज़्यादा, इसमें हमको नंबर नहीं बताना, इसमें हमको संख्या नहीं बतानी, हमको क्वांटिटी बतानी है, मात्रा बतानी है। तो हाउ मच मनी हैज ही स्पेंट, वो कितना धन खर्च कर चुका है, कितना मनी खर्च कर चुका है। इसमें फिर वही WH वर्ड हाउ है, इसके साथ मच भी WH वर्ड ही माना जाएगा और मनी भी WH वर्ड ही माना जाएगा। फिलहाल हम इसको पूरे को हटा देते हैं, ठीक है। तो हाउ को हटा दीजिए, रिमूव, मच को भी हटा दीजिए क्योंकि WH वर्ड का ही हिस्सा है, ठीक है। और हम क्वेश्चन का जब आंसर शुरू करते हैं
तो सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन जब होता है शुरू तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से शुरू होगा। क्वेश्चन हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यस या नो वाला क्वेश्चन अगर है, यस और नो आंसर वाला क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और या फिर WH वर्ड से शुरू होगा क्वेश्चन, और जब आंसर शुरू होगा तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, WH वर्ड हट जाएगा। तो हाउ मच को हमने हटा दिया। अब यहाँ देखिए मनी भी इसी का हिस्सा है और हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है ये, और ही हमारा सब्जेक्ट है। आंसर में सबसे पहले क्या आएगा? ही आएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 5, इसमें सबसे पहले आएगा ही हो गया। उसके बाद देखिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी, पहले मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर डू, डज या डिड है तो हटेगी, उसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी आंसर में। तो हमारे पास यहाँ हैज है, ये ना डू है, ना डज है, ना डिड है, ये हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के बाद जाएगी। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है, आंसर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद। ही हैज, फिर स्पेंट, ये कि ये थर्ड फॉर्म रहेगी क्योंकि परफेक्ट है टेंस। ही हैज स्पेंट, ही हैज स्पेंट। अब कितना पैसा, हम कह सकते हैं ए लॉट ऑफ मनी, कितना भी, बहुत सारा पैसा। ही हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। ये हमारा हो गया ही हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी एस्पिरेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। हाउ मैनी, कितने लोग, एस्पिरेंट्स यानी एग्जाम में कोई भी हिस्सा लेने वाले लोग जो किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभ्यर्थी। तो इसमें मैंने बताया था हाउ मच हो तो क्वांटिटी, जो चीज़ तोली जाती है या मापी जाती है, और हाउ मैनी का मतलब जो गिनी जाती है। हाउ मैनी मीन्स कितने, तो हाउ मैनी हट जाएगा, हाउ WH वर्ड है हट जाएगा, मैनी भी इसके साथ हट जाएगा। आप इसमें चाहें तो इसका आंसर बहुत सिंपल हो सकता है। जब हाउ मैनी वाला हो तो उसमें बहुत इजी वे में आप सिंपली इसका आंसर कैसे बना सकते हैं, एस्पिरेंट्स की गिनती पूछी है कितने, ठीक है। अब आप में अगर इसको थोड़ा सा आप तोड़ मरोड़ के करना चाहो कि आप सिंपल तरीका देखो, ज़्यादा उसमें उलझो नहीं अपने फ़ायदे के लिए, तो आप हाउ मैनी को हटा दीजिए और कितने लोगों ने, कितने एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया पोस्ट के लिए, उनकी संख्या आप लिख दीजिए शुरू में। जैसे मान लो 30,000 हैं या 2 लाख हैं, 2 लाख हैं, कुछ भी आप कर दीजिए। तो हाउ मैनी एस्पिरेंट्स, हाउ मैनी हट जाएगा और 2 लाख। अब आगे पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आप लिख दीजिए, 2 लाख एस्पिरेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ये आपका आंसर बन जाएगा। 2 लाख एस्पिरेंट्स हैव 2 lakh aspirants have applied for this post। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ हाउ मैनी हटाना है, उसकी जगह नंबर लिखना है। 2 लाख हैं तो 2 लाख, 3 लाख हैं तो 3 लाख। 2 lakh aspirants have applied for this post। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। जनरली इसका आंसर बहुत इजी वे में बन जाता है। हु का मतलब होता है कौन या किसने, हु का मतलब कौन या किसने। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने अमेरिका की खोज की। आप इसमें WH वर्ड हु को हटा दीजिए और उसकी जगह जिसने किया उसका नाम आप लिख दीजिए। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। तो आप हु की जगह, हु तो हटेगा ही हटेगा, मैंने बताया था कि जब तक WH वर्ड रहेगा क्वेश्चन ही रहेगा, आंसर नहीं बनेगा। तो हु की जगह आप लिख दीजिए कोलंबस। उसके बाद डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये सिर्फ आपका इंग्लिश का ही एक क्वेश्चन नहीं बल्कि जीके का भी एक क्वेश्चन बन गया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे एट द हिल स्टेशन। हाउ का मतलब कैसे, हाउ मच का मतलब कितना,
क्वांटिटी में, हाउ मैनी का मतलब कितने नंबर में, संख्या में, और हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर तक, कितने टाइम तक। तो हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे एट द हिल स्टेशन। यहां फिर वही बात आ जाती है, हाउ WH वर्ड है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद लॉन्ग भी इसी के साथ है, इसी का एक पार्ट है, हाउ लॉन्ग, दोनों हट जाएंगे। डिड को भी हम रिमूव करते हैं, मैंने बताया था कि आगे नोट नहीं हो तो डिड भी हट जाएगा, डू डज या डिड। तो हाउ लॉन्ग डिड, तीनों हट गए। अभी मैंने बताया था कि डिड जब रिमूव करते हैं हम, तो डिड चूंकि हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जब हट जाता है तो टेंस को पास्ट बनाए रखने के लिए हम इसको तो हटा देंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये सेकंड फॉर्म में था हेल्पिंग वर्ब, इसको जब हमने हटा दिया तो सेकंड फॉर्म इसके साथ चली गई, इसलिए वो सेकंड फॉर्म हम मेन वर्ब में लगाएंगे। और आंसर सब्जेक्ट से शुरू हो गई, क्योंकि हाउ लॉन्ग WH वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये सब हट गए। आंसर हमारा शुरू होगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट है दे। उसके बाद डिड हटा है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बनेगी। स्टे है, इसको हम सेकंड फॉर्म बना देंगे, दे स्टेड एट द हिल स्टेशन। ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा आगे, दे स्टेड एट द हिल स्टेशन, दे स्टेड एट द हिल स्टेशन फॉर, जो भी जितने दिन रहा, 2 days 3 days, जितने दिन वो रहे, फॉर 3 days कर दीजिए। एक एग्जाम्पल है, ये हमारे क्वेश्चंस मैंने इमेजिनरी क्वेश्चंस बनाए हैं, सिर्फ इमेजिन किया है कि अगर ऐसा हो तो हम आंसर क्या देंगे, बस। बाकी ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, हमको सिर्फ मेथड सीखना है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि उसको आंसर करने का हमारा मेथड क्या है। इन 8 क्वेश्चंस से मैंने कोशिश की है कि आप लोग ये कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लें एक बार, कि क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाया जाता है। ये आपके अनसीन पैसेजेस में भी काम आ सकता है, ये आपके सीन पैसेजेस में भी काम आ सकता है, और सबसे ज़्यादा इसका यूज तब होता है जब आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको एग्जाम के लिए उन क्वेश्चंस के आंसर याद करने पड़ते हैं या सीधी भाषा में कहीं रटने पड़ते हैं। तो आपको बहुत बड़ा आंसर रटना नहीं पड़े, इसके लिए ये तरीका आपके काम आएगा। आप इस तरीके से आंसर देंगे और सिर्फ छोटा 1-2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स जो भी आपको जरूरी है उसका जो आंसर है वो आप याद करेंगे, बाकी क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन से आंसर बनाने का ये तरीका अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि और इसको एक्सप्लेन करूं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बेसिक से इसको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। बहुत से लोगों को ये भी लग सकता है कि मैंने इस वीडियो में कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत छोटी चीज़ें भी उनको नहीं आती, तो फिर अगर हाई स्टैंडर्ड पे चलें तो वो सब उनके ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए मैंने बेसिक से शुरू करके पूरा ये समझाया है। आपने वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।